हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 8 का लेसन 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसमें हमें पढ़ना है सूक्ष्म जीवों के बारे में। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म जीवों के बारे में बताते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सूक्ष्म मीन्स क्या होता है? सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटा जीव, अर्थात ऐसे जीव जो बहुत छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम लोग अपनी आँखों से नहीं देख सकते, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग अपने अगल बगल अपने पर्यावरण में अथवा अपने आसपास बहुत सारे जंतुओं को देखते हैं। कुछ तो हमें आँखों से दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जिन्हें हम लोग अपनी आँखों से नहीं देख सकते। अर्थात जिन जीवों को देखने के लिए हमें किसी विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। वह विशेष प्रकार का यंत्र क्या है? सूक्ष्मदर्शी। अर्थात जिन सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए आप लोग यंत्र का प्रयोग करते हैं, वह विशेष प्रकार का यंत्र कहलाता है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए विशेष प्रकार के यंत्र का जो उपयोग किया जाता है, उस यंत्र का नाम है सूक्ष्मदर्शी। तो देखिए, हम सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताते हैं। सूक्ष्मदर्शी आप लोग प्रायः देखे होंगे। जैसे कहीं भी आप लोग अपना ब्लड वगैरह टेस्ट कराने के लिए जब डॉक्टर किसी पैथोलॉजी में आप लोगों को भेजते हैं, तो पैथोलॉजी में जब भेजते हैं तो वहाँ पर आपका ब्लड वगैरह या यूरिन वगैरह जो भी टेस्ट किया जाता है, तो वहाँ पर पैथोलॉजी में जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वही सूक्ष्मदर्शी है। अब सूक्ष्मदर्शी के उदाहरण के रूप में हम बता रहे हैं। देखिए, यहाँ दिया गया है कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। आप लोग वर्षा ऋतु में क्या देखते होंगे कि यदि वर्षा ऋतु में रोटी हो या ब्रेड हो, उसे अगर रख दिया जाए कुछ लंबे समय के लिए या कुछ दिनों के लिए रख दिया जाए, तो क्या देखने के लिए आता है कि कुछ दिनों के बाद उस रोटी के ऊपर जो है सफ़ेद रंग की धब्बे जो है दिखाई देने लगते हैं, या रुई की आकृति के आकार की कुछ जो है दिखाई देने लगता है। उसी को क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। वही जो संरचना हमें दिखाई देती है, उन्हें हम लोग सूक्ष्म जीव कहा जाता है। अब देखिए सूक्ष्म जीवों के बारे में। सूक्ष्म जीव हमारे बाग बगीचों में भी दिखाई देते हैं, मिट्टी के भीतर भी पाए जाते हैं, जल में भी पाए जाते हैं, तालाब पोखरे इत्यादि में भी पाए जाते हैं। अब आगे देखिए, सूक्ष्म जीव मिट्टी, पानी या अन्य भी बहुत से जगहों पर पाए जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या अध्ययन किया कि ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम लोग इन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते। अर्थात सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र के सहायता से नहीं देखा जा सकता है। अब जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले जो कवक होते हैं, जो ब्रेड पर उगने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उन्हें कवक कहा जाता है। और उन कवक को देखने के लिए हम लोग आवर्धक लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात आवर्धक लेंस की सहायता से उन कवकों को देखा जा सकता है, उन सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है जो हमारे रोटी के ऊपर अथवा ब्रेड के ऊपर दिखाई देते हैं। तो सूक्ष्म जीव के बारे में हम लोग क्या देखें कि सबसे पहला चीज़ कि सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं जिन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देखा जा सकता है। अब सूक्ष्मदर्शी के वर्गीकरण के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। सूक्ष्म जीवों के 4 मुख्य वर्ग होते हैं, जिसमें यहाँ दिखाई दे रहा है। सबसे पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक, ये सूक्ष्म जीवों के 4 प्रमुख वर्ग हैं। साथ ही कुछ
विषाणु भी पाए जाते हैं, जैसे देखिए वायरस है, लेकिन इन्हें सूक्ष्म जीवों से अलग रखा गया है क्योंकि ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुखाम, इन्फ्लुएंजा जैसे फ्लू है, और अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो और खसरा भी विषाणुओं के द्वारा ही होता है। आगे देखिए, अतिसार एवं मलेरिया जो बीमारी होती है, अतिसार का मतलब होता है डायरिया। तो अतिसार और मलेरिया जो एक प्रकार का बुखार है, यह भी प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग ये जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग है। क्षय रोग जिसे टीबी कहा जाता है। अब आगे देखिए, यहाँ पर कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में दर्शाया गया है, जैसे कि यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है, ये स्पाइरल जीवाणु हैं। यहाँ स्पाइरल जीवाणु हैं, ये छड़नुमा जीवाणु हैं। मतलब ये स्पाइरल जीवाणु हैं और ये छड़नुमा जीवाणु हैं। ये जीवाणुओं के विभिन्न प्रकार हैं, आकृति के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट नीचे देखिए, यहाँ पर ये प्रोटोजोआ के उदाहरण है। प्रोटोजोआ में देखिए पहला दिखाया गया है, ये है क्लेमाइडोमोनास, ये है स्पाइरोगाइरा, ये है अमीबा, ये है पैरामीशियम। ये शैवाल हैं और ये प्रोटोजोआ हैं। अमीबा और पैरामीशियम पर प्रोटोजोआ, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा जो है ये शैवाल के रूप हैं। आगे देखिए, कुछ कवक के भाग भी दिखाए गए हैं, जैसे राइजोपस, ब्रेड मोल्ड और पेनिसिलियम, और साथ ही एस्परजीलस। ये सब क्या हैं? कवक के भाग हैं। अब हम लोग आगे अध्ययन करते हैं। देखिए, सूक्ष्म जीव, अभी हम लोगों ने चैप्टर के बारे में पढ़ा कि सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु, अर्थात ये जो सूक्ष्म जीव हमारे पर्यावरण में हमारे आसपास दिखाई देते हैं, ये हमारे लिए लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी हैं। तो जो जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं, अर्थात वे हमारे प्रति मित्रता का भाव प्रकट करते हैं, तो हमारे मित्र के रूप में हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। इसलिए उन जीवों को शत्रु जीव माना गया है। तो मित्र जीवों में क्या है? जैसे कि सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जिनका हम लोग विभिन्न कार्यों में उपयोग करते हैं, जैसे दही, ब्रेड और केक बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो दही, ब्रेड और केक बनाने में जिन सूक्ष्म जीवों का हम लोग उपयोग करते हैं, वे हमारे लिए क्या है? मित्रवत व्यवहार करते हैं, अर्थात वे हमारे मित्र हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, जैसे सब्जियों के छिलके, वे कार्बनिक अवशिष्ट हैं, या जंतुओं का अवशिष्ट है अथवा विष्ठा है। इनका अपघटन जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। तो जीवाणुओं का उपयोग, साथ ही जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए भी किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर बताया गया कि जैसे कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। तो बताइए, जब पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हम इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं, तो ये हमारे लिए क्या है? मित्र हैं। जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि जो सब्जियों के छिलके होते हैं, या जंतुओं के अवशेष होते हैं, या विष्ठा होते हैं, इनका अपघटन जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। जीवाणु अर्थात छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं,
उन जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। और इससे जो पदार्थ बनते हुए हानि रहित पदार्थ बनते हैं, उससे हमें कोई हानि नहीं होती है। जब सब्जियों के छिलके से या जंतुओं के अवशेष से या विष्ठा से जब उनका अपघटन किया जाता है तो उनसे हानि रहित पदार्थ बनता है। और उनसे क्या है, जैसे कि मान लीजिए कुछ कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। इसलिए हमारे लिए कि ये जीव क्या है, मित्रवत व्यवहार करते हैं। साथ ही जीवाणुओं का उपयोग औषधियों का उत्पादन, कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए भी किया जाता है, और जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, अर्थात मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। इसलिए हमारे लिए क्या है, अत्यंत लाभदायक हैं। और ये सभी सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्रवत व्यवहार करते हैं। दही एवं ब्रेड बनाना। आगे देखिए, पीछे सूक्ष्म जीवों के बारे में कुछ पार्ट से यहाँ पर छूटा है, हम बता देते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? देखिए, सूक्ष्म जीव जो है एक कोष की भी होते हैं और बहुकोष की भी होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक कोष की होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो कि बहुकोष की होते हैं। जैसे कि जीवाणु, शैवाल और प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोष की है जैसे कि कई शैवाल और कवक। यह बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। देखिए, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, इनके बारे में बताया जा रहा है। तो सूक्ष्म जीव जैसे कि जो जीवाणु हैं, चाहे शैवाल हैं या प्रोटोजोआ हैं, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अभी हमने पीछे भी बताया कि मिट्टी के भीतर भी पाए जाते हैं, जल में भी पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में भी पाए जाते हैं, मरुस्थल में भी पाए जाते हैं, साथ ही जहाँ दलदली भूमि होती है वहाँ भी पाए जाते हैं, और जंतुओं के अथवा मनुष्य के शरीर के अंदर भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। जैसे अमीबा एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो अकेले रह सकता है, जबकि कवक और जो जीवाणु होते हैं वे हमेशा समूह में रहना पसंद करते हैं। तो इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब देखिए, हमने बताया, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दही और ब्रेड के बारे में। दही बनाने के लिए जो विशेष प्रकार के सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है, उन सूक्ष्मजीव को कहा जाता है लैक्टोबैसिलस। दही को बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु जो भाग लेता है, जो दूध को दही में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो देखिए, दही में जो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है, ये दूध को दही में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। ऐसे ही जैसे हम लोग देखते हैं जो जीवाणु होते हैं, जैसे पनीर हम लोग देखते हैं, पनीर बनाते हैं तो पनीर में भी जीवाणुओं का उपयोग होता है, अर्थात वे भी हमारे पनीर बनाने में जो जीवाणु उपयोग में लाए जाते हैं वो भी हमारे लिए क्या है, मित्रवत हैं, अर्थात लाभदायक हैं। तो जीवाणु पनीर, अचार और अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होते हैं। अचार हम लोग बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, इन सब चीज़ों को जो बनाते हैं ये भी हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। साथ ही जैसे हम लोग कुछ भोजन तैयार करते हैं, जैसे रवा है, इडली है, भटूरे हैं, इसका भी एक महत्वपूर्ण संगठन दही है। तो ये क्या है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमारे लिए कुछ ऐसे भी जीव हैं जो कि सूक्ष्म जीव जो कि हमारे लाभदायक होते हैं, और ये हमारे भोजन के निर्माण में
अत्यंत उपयोगी होते हैं, इसलिए इन्हें मित्रवत कहा जाता है। ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं और जिनसे इडली और डोसा बनता है। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। देखिए यहाँ पर दिया है, इन थोड़ी सी मात्रा ईस्ट पाउडर मिला करके गूँथ लेते हैं। 2 घंटे के बाद देखते हैं कि जो गूँथा हुआ मैदा है वो धीरे धीरे फूल जाता है। तो जैसे कि आप लोग गूँथे हुए आटे में जब ईस्ट की प्रक्रिया होती है, ईस्ट भी क्या है, एक प्रकार के सूक्ष्मजीव है, और जब उनके साथ उन्हें मिलाया जाता है तो क्या होते हैं, उनमें एक प्रकार का खमीर उत्पन्न होता है, और खमीर उत्पन्न के कारण जो है वे आटे को क्या कर देते हैं, फुला देते हैं। ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे के आयतन को बढ़ा देते हैं। इसीलिए बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है। इसलिए बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं। तो जैसे कि ईस्ट के द्वारा ही आप लोग ब्रेड देखते हैं, खाते हैं हम लोग, जो दुकान से लेकर के केक आता है, इन सब में क्या किया जाता है, बेकिंग उद्योग में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। और ईस्ट क्या है, एक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, और इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके हम लोग ब्रेड, पेस्ट्री और केक इत्यादि बनाते हैं। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग देखें। सूक्ष्म जीव बड़े स्तर पर एल्कोहल बनाने में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। शराब बनाने में और एसिटिक एसिड के उत्पादन में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग हम लोग एल्कोहल बनाने में भी करते हैं, शराब बनाने में भी करते हैं, और एसिटिक एसिड के उत्पादन में भी इनका प्रयोग किया जाता है। जौ, गेहूँ, चावल और फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा एल्कोहल और शराब का उत्पादन किया जाता है। तो शराब का उत्पादन कैसे किया जाता है, शराब के उत्पादन में जैसे जौ का उपयोग किया जाता है, गेहूं का उपयोग किया जाता है, चावल का उपयोग किया जाता है, और साथ ही उसमें हम लोग फलों के रस का भी उपयोग कर सकते हैं। और इन सब को मिला करके उसके शर्करा में ईस्ट द्वारा एल्कोहल का उत्पन्न हो जाता है, और उससे शराब का उत्पादन किया जाता है। ये शराब के उत्पादन की विधि है। अब आगे हम लोग देखते हैं सूक्ष्म, देखिए यहाँ दिया है, चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है एल्कोहल। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित करने की क्रिया किण्वन कहलाती है। यहाँ देखिए, चीनी के, किताब में ध्यान से देखिएगा अपने, एल्कोहल में परिवर्तित किया प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। लुई पास्चर वैज्ञानिक ने किण्वन की खोज 1857 ईस्वी में सबसे पहले की थी। लुई पास्चर एक वैज्ञानिक है, इन्होंने ही सबसे पहले 1857 ईस्वी में किण्वन की क्रिया के बारे में खोज की थी। अब सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग, मतलब दवा के रूप में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए बच्चों, इसमें दिया है कि सूक्ष्म जीवों का दवा के रूप में उपयोग क्या किया जाता है, कि जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर हमें क्या करते हैं, पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं। और डॉक्टर जो हमें पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं, उसी पेनिसिलिन के इंजेक्शन का निर्माण जो है सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। तो जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर हमें जो गोली देते हैं या जो दवा देते हैं, जो इंजेक्शन लगाते हैं, अर्थात जो इतनी औषधियाँ हमें प्राप्त होती है, वे औषधियाँ सूक्ष्म जीवों की ही देन है। तो ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर लेती है। जैसे बीमारियाँ हमारे शरीर में कब उत्पन्न होती है, जब बाहर कुछ
विषाणु या जीवाणु जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उन्हीं के फलस्वरूप जो है हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं और उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य भी कुछ विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव ही करते हैं, जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस प्रकार की औषधि को ही हम लोग प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर जो विभिन्न बीमारियों में कुछ एंटीबायोटिक अथवा प्रतिजैविक जो दवाएं देते हैं, तो उन जीवों को मारने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है, उन जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। देखिए बच्चों, ये सब दवाइयों का नाम है, ये सब एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन ये सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक दवाएं हैं जिन्हें कवक और जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। इन दवाइयों का निर्माण कवकों और जीवाणुओं से उत्पन्न किया जाता है, बनाया जाता है। किसी विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीवों का संवर्धन कर प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाया जाता है। देखिए यहाँ पर हम एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्होंने क्या किया था? सन 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का निर्माण किया था। सन 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। इन्होंने जीवाणुओं के रोगों से बचाव के लिए एक प्रयोग कर रहे थे। और देखिए यहाँ दिया है कि अचानक इन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए और इस प्रकार के फफूंद से इन्होंने पेनिसिलिन नामक दवा बनाई। तो देखिए, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की सन 1929 ईस्वी में। इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, पशु आहार और कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिनका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है, लेकिन यह ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर चेतावनी दी गई है कि कभी हम भी, जैसे ऊपर आप लोगों को उपरोक्त जो भी दवाइयाँ बताई गई है, जैसे पेनिसिलिन बताई गई है, स्ट्रेप्टोमाइसिन बताई गई है, एरिथ्रोमाइसिन बताई गई है, तो ये सब जितनी दवाइयाँ हैं, किसी भी दवा का उपयोग हमें अपने स्वयं नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी न किसी डॉक्टर की सहायता से ही, अर्थात किसी डॉक्टर के देख रेख में ही हमें किसी भी दवा का प्रयोग करना चाहिए। और वैक्सीन और टीके के बारे में हम लोग देखते हैं। वैक्सीन और टीका क्या है? बच्चे देखिए, जब बच्चों का जन्म होता है, अर्थात जब बच्चे छोटे होते हैं, जब उनका जन्म होता है, तो जन्म से बड़े होने तक उनके शरीर में विभिन्न प्रकार के वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार का जो वैक्सीन अर्थात टीका जो लगाया जाता है, जैसे कोई खसरे का टीका है, कोई चेचक का टीका है, कोई और जो है टीबी का, ऐसे विभिन्न प्रकार के जो है टीके उनके शरीर में लगाए जाते हैं। तो ये टीके क्या करते हैं कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, अर्थात उन बीमारियों से, जिन बीमारियों के टीके हमारे शरीर में लगते हैं, उन बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे शरीर में
एक प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। तो देखिए, टीकाकरण इसीलिए किया जाता है, जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। प्रतिरक्षी मतलब अपनी रक्षा के लिए। जब टीकाकरण कर दिया जाता है तो जिस प्रकार के टीके का प्रयोग, खसरे का टीका, काली खांसी हो या कॉफ्स हो या किसी भी प्रकार के जो टीके हमारे शरीर में लगाए जाते हैं, तो वे टीके क्या करते हैं, उन बीमारियों से लड़ने की हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करते हैं। आगे शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। अर्थात जब हम लोग अपने शरीर में किसी विशेष बीमारी के प्रतिरूप टीकाकरण कर लेते हैं या वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो हमारे शरीर में ऐसी जो है स्टेमिना हमारी तैयार हो जाती है, हमारी ऐसी इम्यूनिटी बन जाती है कि हम उन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वे जो बीमारियां हैं अगर हमारे शरीर में उनके जीवाणु प्रवेश भी करते हैं तो वह स्वतः अपने आप नष्ट हो जाते हैं। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्मजीवों से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती रहती है। इसीलिए टीकाकरण किया जाता है। अर्थात टीकाकरण करने से हम बता सकते हैं कि टीकाकरण, जैसे कि पूछा जाए कि टीकाकरण करने से क्या लाभ होता है, तो टीकाकरण करने से प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। इसे याद रखना है। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस, ऐसी विभिन्न प्रकार के बीमारियों के टीके जो है हमें बचपन से बड़े होने तक लगते हैं। हैजा हो, क्षय हो, चेचक हो अथवा हेपेटाइटिस भी हो। देखिए, चेचक के टीके का खोज जो है सबसे पहले एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने किया था 1798 ईस्वी में। इसे भी याद रखना है कि चेचक के टीके का प्रयोग सबसे पहले एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने 1798 ईस्वी में किया था। आगे जो हमें बचपन में या जो भी बच्चों को, छोटे बच्चों को जो टीके लगाए जाते हैं, सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जैसे हैजा हो, चाहे टीबी हो, चाहे हेपेटाइटिस बी हो, चाहे खसरा हो, चाहे काली खांसी हो, इस प्रकार की जितनी बीमारियां हैं, इन सभी रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता के लिए ही बच्चों को टीके की आवश्यकता होती है। इसीलिए बच्चों को, छोटे बच्चों को हम लोग अब किसी नज़दीकी अस्पताल अथवा ब्लॉक संसाधन केंद्र पर ले जा करके वहाँ पर क्या करते हैं, बच्चों को टीकाकरण करवाते हैं उन बीमारियों से लड़ने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए। जैसे बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए पोलियो का टीकाकरण किया जाता है, क्षय रोग से बचाने के लिए क्षय रोग का टीकाकरण किया जाता है, हैजा से बचाने के लिए हैजे का टीकाकरण किया जाता है। और इन सभी टीकाकरण के बारे में हमें समय समय पर टेलीविज़न, समाचार पत्रों में भी इसके बारे में हमेशा विज्ञापन दिया जाता है, अर्थात उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। देखिए, पल्स पोलियो, आज देखते हैं पोलियो जो बीमारी है बहुत ही घातक बीमारी है। इसके पहले हमारे भारत में जो है बहुत अधिक थी, लेकिन आज हम लोग जो है इससे पूर्ण रूप से निजात पा चुके हैं। अर्थात आज भारत जो है पूर्ण रूप से पोलियो से मुक्त है। लेकिन फिर भी समय समय पर हमारे यहाँ पोलियो की ड्रॉप जो बच्चों को पिलाई जाती है, 5 साल के भीतर जो भी बच्चे होते हैं उन्हें पोलियो का ड्रॉप दिया जाता है।
जिससे अभी भी होने वाली जो बच्चे हैं उनमें कम से कम पोलियो नामक भयंकर बीमारी न देखा जाए। तो ये सभी क्या है, यही टीकाकरण है। इसी प्रकार चेचक के विरुद्ध भी, चेचक भी बीमारी जो है बहुत ही घातक बीमारी है। चेचक के विरुद्ध भी विश्वव्यापी अभियान चलाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया है। आज भी चेचक के भी टीके लगाए जाते हैं, और चेचक के टीके लगाने से आज विश्व के बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर चेचक का नामो निशान मिट गया है, अर्थात वहां पर चेचक की बीमारी नहीं होती है। इस प्रकार सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन किया जाता है, जिनसे मनुष्य एवं अन्य जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। मिट्टी की उर्वरता में कमी और वृद्धि, ये सभी भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं, अर्थात जो हमारे लिए मित्रवत व्यवहार करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोग जो भी बता रहे थे वो हम सूक्ष्म जीवों, ऐसे सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं जो हमारे लिए मित्रवत हैं, अर्थात मित्र के रूप में। शत्रु के रूप में भी सूक्ष्म जीव हमारे लिए होते हैं, जैसे कि मान लो जो विषाणु होते हैं, जिनसे हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जिनसे हमें खांसी आती है, इन्फ्लुएंजा आता है, या सर्दी जुकाम होता है, मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है। ऐसी जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, जिन सूक्ष्म जीवों से, वो हमारे लिए क्या है, हानिकारक होते हैं, इसलिए वे हमारे लिए शत्रु हैं। लेकिन जो सूक्ष्म जीव उन्हें दूर करने का, उन बीमारियों से दूर करने का प्रयास करते हैं हमारे शरीर को, या हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम लोग मित्र सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोगों के यहाँ जितने जैसे दाल वाले जो पौधे होते हैं, जैसे कि मटर है, चना है, अरहर है, इनके जो पौधे होते हैं, तो इनके पौधों की जो जड़ें होती हैं, इन जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, और इन गांठों में ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। और ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होने के लिए इसमें एक विशेष प्रकार के, इन गांठों में एक विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग राइजोबियम कहते हैं। राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है, और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और नाइट्रोजन का जब स्थिरीकरण करते हैं तो हमारी जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। अब आगे देखिए, तो बच्चों आज हम लोग जो है यहाँ तक जो है पढ़ते हैं, और फिर इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। और जहाँ तक हमने पढ़ाया है इसको सभी लोग अच्छी तरह से अध्ययन कर लें, और बार बार इस वीडियो को देखें। इसके पीछे जो भी क्लासेस आप लोगों को चलाए गए हैं या बताए गए हैं, उन वीडियो को भी बार बार देखते रहें, उसका अध्ययन करते रहें, और साथ ही जो नोट्स बुक इत्यादि बताए गए हैं उनको भी तैयार कर लें और उसको लर्न करते रहें, जिससे कि भविष्य में आगे वाले चैप्टर जब पढ़ाए जाएं या बताए जाएं तो उनके बारे में आपको अच्छी तरह से नॉलेज या ज्ञान मिल सके। इसी के साथ आज का यह क्लास हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।